सूचना। विल्फोर ने मैडम दांगलार से किया हुआ अपना वचन और उससे भी अधिक अपने आप से किया हुआ वचन निभाते हुए यह जानने का प्रयत्न आरंभ किया कि मोंटे क्रिस्टो का काउंट एन तुये के उस घर की कथा कैसे जान सका। उसी दिन उसने बोविल नामक एक व्यक्ति को पत्र लिखा जो कभी कारागार निरीक्षक रह चुका था और बाद में उच्च पद पर पुलिस के गुप्तचर विभाग में स्थानांतरित कर दिया गया था, और उससे आवश्यक सूचना प्राप्त करने का निवेदन किया। बोविल ने श्रेष्ठ स्रोतों का पता लगाने के लिए 2 दिन का समय मांगा। 2 दिन बीतने पर विल्फोर को निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ। मोंटे क्रिस्टो का काउंट कहलाने वाला व्यक्ति विशेष रूप से लॉर्ड विलमोर नामक एक धनी विदेशी के परिचय में है, जो कभी कभी पेरिस आता है और इस समय यहीं उपस्थित है, तथा अबे बुझोनी नामक एक सिसिलियन पुरोहित के भी, जो पूर्व में अत्यंत प्रतिष्ठित है और जहां उसने अनेक सत्कर्म किए हैं। विल्फोर ने उत्तर भेजा, आदेश दिया कि इन दोनों व्यक्तियों के विषय में तत्काल अत्यंत सूक्ष्म जानकारी प्राप्त की जाए। अगले ही सायंकाल उसके आदेश का पालन हो चुका था और उसे निम्न समाचार मिला। अबे केवल 1 माह से पेरिस में था। वह सेंट सुल्पिस चर्च के पीछे एक छोटे से मकान में रहता था, भूमितल के ऊपर एक ही मंजिल और संपूर्ण निवास जिसका वह एकमात्र अधिवासी था। कुल 4 कक्षों का था, 2 नीचे 2 ऊपर। नीचे के कक्षों में एक भोजन कक्ष था जिसमें एक मेज, 2 कुर्सियां और अखरोट की लकड़ी का एक साइड बोर्ड था, और एक बैठक कक्ष श्वेत रंग से रंगा हुआ जिसमें न कोई अलंकरण, न कालीन, न घड़ी थी। स्पष्ट था अपने लिए अबे केवल आवश्यकतम वस्तुओं से संतुष्ट था। स्वीकार्य है वह प्रथम तल के उस कक्ष में रहना अधिक पसंद करता था, जो पूर्णतः धार्मिक ग्रंथों और चर्मपत्र पांडुलिपियों से भरा था, जिनमें उसके परिचारक के अनुसार वह महीनों तक डूबा रहता, जिससे वह कक्ष रहने का कम, पुस्तकालय अधिक प्रतीत होता। यह परिचारक एक प्रकार की झिड़ीदार खिड़की से आगंतुकों को देखता। यदि चेहरे अपरिचित या उसे अप्रिय लगते तो वह कह देता, अबे पेरिस में नहीं है। अधिकांश इस उत्तर से संतुष्ट हो जाते, क्योंकि सब जानते थे अबे प्रायः यात्रा करता है और कभी कभी लंबे समय विदेश में बिताता है, चाहे वह घर पर हो या नहीं, पेरिस में हो या काहिरा में। अबे सदैव दान देता था, अतः उसके द्वार की वह छोटी खिड़की उन दानों के वितरण का मार्ग बन जाती जो परिचारक उसके नाम से बांटता रहता। दूसरा कक्ष पुस्तकालय के समीप शयन कक्ष था। उसकी साज सज्जा में केवल एक बिना पर्दे का पलंग, 4 आराम कुर्सियां, पीले उत्रेक्ट मखमल से मढ़ा एक सोफा और एक प्रार्थना आसन था। जहां तक लॉर्ड विल्मोर का प्रश्न है, वह फोंटेन सेंट जॉर्ज सड़क पर रहता था। वह उन भ्रमणशील अंग्रेजों में से था जो अपनी समस्त पैतृक संपत्ति यात्राओं में व्यय कर देते हैं। उसने सुसज्जित अपार्टमेंट किराए पर लिया था, पर वहां दिन में केवल 2-3 घंटे बिताता और विरले ही रात्रि निवास करता। उसकी एक विचित्र आदत थी, वह फ्रांसीसी भाषा बोलने से इनकार करता। यद्यपि कहा जाता था उसे लिखना वह अत्यंत शुद्ध रूप से जानता है। जिस दिन मुकुट अभियोजक को यह बहुमूल्य सूचना मिली, अगले ही दिन एक व्यक्ति अपनी गाड़ी से उतरकर फेरू सड़क के कोने पर पहुंचा, जैतूनी हरे रंग से रंगे एक द्वार पर दस्तक दी और अबे बुझौनी के विषय में पूछा। अब्बे आज प्रातः ही बाहर चले गए, परिचारक ने कहा। यह उत्तर मेरे लिए पर्याप्त नहीं, आगंतुक बोला। मैं ऐसे व्यक्ति की ओर से आया हूं जिसके लिए सभी घर पर होते हैं। कृपा करके अबे बुझौनी को। मैं कह चुका, वे यहां नहीं हैं, परिचारक ने दोहराया। तो जब लौटें उन्हें यह कार्ड और यह मुहरबंद पत्र दे दीजिए। क्या आज साय 8 बजे वे घर पर होंगे? निस्संदेह, जब तक वे कार्य में लीन न हों, क्योंकि तब वे मानो बाहर ही होते हैं। तो मैं नियत समय पर पुनः आऊंगा, आगंतुक बोला और चला गया। सायंकाल निर्धारित घड़ी पर वही व्यक्ति उसी गाड़ी में लौटा, जो इस बार फेरू सड़क के कोने पर न रुककर सीधे उस हरे द्वार के सामने आकर ठहरी। उसने दस्तक दी, द्वार खुला और वह भीतर गया।
परिचारक के विनीत व्यवहार से उसने समझ लिया, उसका पत्र इच्छित प्रभाव डाल चुका है। क्या अबे घर पर हैं? उसने पूछा। हाँ, वे अपने पुस्तकालय में कार्य कर रहे हैं, पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं, सेवक ने उत्तर दिया। अजनबी एक काफी साधारण सीढ़ी चढ़ा, एक विशाल दीप छत्र से केंद्रित प्रकाश में डूबी मेज के पीछे, जबकि शेष कक्ष छाया में था। उसने अबे को देखा, धार्मिक वेश में, सिर पर उन मध्ययुगीन विद्वानों जैसी टोपी नुमा ओढ़ डाले, जिससे वे अपनी खोपड़ी ढका करते थे। क्या मुझे बुझोनी से वार्ता का सम्मान प्राप्त है? आगंतुक ने पूछा। हाँ, अबे ने उत्तर दिया। और आप वही व्यक्ति हैं जिन्हें पूर्व कारागार निरीक्षक बोविल ने पुलिस प्रमुख की ओर से मेरे पास भेजा है। ठीक वही, पेरिस की सुरक्षा की देखरेख हेतु नियुक्त अधिकारियों में से एक। हाँ, अजनबी ने उत्तर दिया, क्षणिक संकोच और विशेषतः हल्की लज्जा के साथ। अबे ने उन बड़े चश्मों को ठीक किया जो केवल आंखों ही नहीं, कनपटियों तक ढंकते थे। फिर पुनः बैठते हुए आगंतुक को भी बैठने का संकेत किया। मैं सुन रहा हूं, उसने स्पष्ट इतालवी लहजे में कहा। जिस कार्य को मुझे पूरा करना है, आगंतुक ने प्रत्येक शब्द तौलते हुए कहा, मानो उन्हें कहना उसके लिए कठिन हो। वह एक गोपनीय दायित्व है, उस व्यक्ति के लिए भी जो इसे निभा रहा है, और उसके लिए भी जो अपनी जांच में उसकी सहायता करेगा। अबे ने सिर झुका दिया। हाँ, अजनबी ने आगे कहा, आपकी निष्कलंकता पुलिस प्रमुख को इतनी विदित है कि एक न्यायिक अधिकारी के रूप में वह सार्वजनिक सुरक्षा के उसी नाम पर, जिसके कारण मुझे आपके पास भेजा गया है, आपसे कुछ बातें जानना चाहता है। अतः हम आशा करते हैं, न मित्रता के संबंध, न अन्य कोई मानवीय विचार आपको सत्य को विधि की दृष्टि से छिपाने को प्रेरित करेंगे। जब तक वह विषय जिसे आप जानना चाहते हैं मेरे अंतकरण की किसी मर्यादा को स्पर्श न करे। अबे बोला, मैं एक पुरोहित हूं और अंगीकार कक्ष के रहस्य, उदाहरणार्थ, मेरे और ईश्वर के न्याय के बीच रहने चाहिए, मनुष्यों के न्याय के बीच नहीं। निश्चिंत रहें, अजनबी बोला, किसी भी दशा में हम आपके अंतकरण की रक्षा सुनिश्चित करेंगे। यह कहते हुए अबे ने दीप छाया की ओर झुककर उसे अपनी ओर से नीचे किया और दूसरी ओर उठा दिया, जिससे प्रकाश पूर्णतः अजनबी के चेहरे पर पड़ने लगा, जबकि उसका अपना चेहरा अब भी छाया में रहा। क्षमा कीजिए, दूसरे व्यक्ति ने कहा, यह प्रकाश मेरी आंखों को अत्यंत कष्ट देता है। अबे ने हरी छाया पुनः नीचे कर दी। अब कहिए, मैं सुन रहा हूं। सीधे विषय पर आता हूं। क्या आप मोंटे क्रिस्टो के काउंट को जानते हैं? मेरा अनुमान है आप जाकोने की बात कर रहे हैं। जाकोने? तो उसका नाम मोंटे क्रिस्टो नहीं? मोंटे क्रिस्टो एक द्वीप का नाम है, या कहें एक शैलखंड का, किसी परिवार का नहीं। अच्छा, शब्दों पर विवाद न करें। तो चूंकि मोंटे क्रिस्टो और जाकोने एक ही व्यक्ति हैं, पूर्णतः एक ही, तो जाकोने की ही बात करें। ठीक है, मैंने पूछा, क्या आप उसे जानते हैं? हाँ, अच्छी तरह। वह कौन है? माल्टा के एक धनी जहाज मालिक का पुत्र। हाँ, ऐसा ही कहा जाता है। पर पुलिस केवल सुनी सुनाई बातों से संतुष्ट नहीं हो सकती। और फिर भी, अबे ने अत्यंत मधुर मुस्कान से कहा, जब सुनी हुई बात सत्य हो तो सबको उसी से संतुष्ट होना पड़ता है, पुलिस को भी। पर क्या आपको अपने कथन पर पूर्ण विश्वास है? क्या क्या मैं निश्चित हूं? मेरा आशय आपकी सद्भावना पर प्रश्न करना नहीं, मैं केवल यह पूछ रहा हूं, क्या आप सुनिश्चित हैं? मैं जाखोने को जानता था, उसके पिता को भी। अच्छा,
और बाल्यावस्था में मैंने उनके जहाज़ घाटों पर दर्जनों बार उसके पुत्र के साथ खेला है। पर यह उपाधि काउंट उपाधि खरीदी जा सकती है। इटली में हर स्थान पर यह संपत्ति जिसे अफ़वाहें अपार बताती हैं। आह! वह अबे बोला, अपार, यही शब्द उचित है। आप उसे जानते हैं, तो अनुमानतः उसकी संपत्ति कितनी होगी? कम से कम 1.5 से 2 लाख लिव्र वार्षिक आय। ये तो युक्तिसंगत है, आगंतुक बोला। पर 3 या 4 मिलियन की चर्चा थी। 2 लाख लिव्र की आय 4 मिलियन की पूंजी बनाती है। पर 3 या 4 मिलियन आय की चर्चा थी। असंभव। क्या आप उसके मोंटे क्रिस्टो द्वीप को जानते हैं? निस्संदेह। जो भी पालेर्मो, नेपल्स या रोम से समुद्र मार्ग से फ्रांस आया है, उसने उसे देखा होगा। कहते हैं वह जादुई स्थान है। वह एक चट्टान है। फिर उसने चट्टान क्यों खरीदी? काउंट कहलाने के लिए। इटली में काउंट होने के लिए एक काउंटी भी चाहिए। क्या आपने उसके युवावस्था के साहसिक प्रसंग सुने हैं? पिता के? नहीं, पुत्र के। इस विषय में मैं कम निश्चित हूं, क्योंकि अपने युवा मित्र से मेरा संपर्क टूट गया था। क्या वह युद्ध में लड़ा? मेरा विश्वास है उसने सेवा की। किस सेना में? नौसेना में? क्या आप उसके अंगीकार पुरोहित नहीं? नहीं, मेरा विचार है वह लूथरन है। क्या? लूथरन? मेरा अनुमान है, मैं शपथ नहीं ले सकता। और फिर फ्रांस में उपासना की स्वतंत्रता है ही, निश्चय ही, और हमें उसके विश्वास से नहीं, उसके कर्मों से सरोकार है। पुलिस प्रमुख के नाम पर मैं आपसे निवेदन करता हूं, जो कुछ आप जानते हैं, बताइए। वह अत्यंत दानी पुरुष माना जाता है। हमारे पवित्र पिता पोप ने उसे नाइट ऑफ क्राइस्ट की उपाधि दी, जो वे विरले ही देते हैं, वह भी राजकुमारों को। पूर्व में ईसाइयों के लिए उसकी सेवाओं के कारण उसके पास 5 या 6 अलंकरण हैं, जो उसने विभिन्न राजाओं या राज्यों की सेवा में प्राप्त किए। क्या वह उन्हें धारण करता है? नहीं, पर उन पर गर्व करता है। कहता है मानवता के उपकारियों को दिए गए पुरस्कार मनुष्यों के संहारकों को दिए पुरस्कारों से श्रेष्ठ हैं। क्या वह क्वैकर है? हाँ, एक प्रकार से, चौड़ी टोपी और भूरे वस्त्रों को छोड़कर। केवल एक? कौन? लॉर्ड विलमोर। मैं उसे कहाँ पा सकता हूँ? वह इस समय पेरिस में ही है। क्या वह मुझे कोई सूचना दे सकेगा? हाँ, बहुत मूल्यवान। वह उसी समय भारत में था जब जाकोने था। क्या आपको ज्ञात है वह कहाँ रहता है? शोसे दंताओं के किसी स्थान पर। मुझे सड़क या भवन संख्या का ठीक ज्ञान नहीं। क्या आपके उस अंग्रेज से संबंध कटु हैं? मैं जाकोने को पसंद करता हूँ और वह उससे घृणा करता है। इसी कारण हमारा मेल नहीं। अबे, क्या आप सोचते हैं मोंटे क्रिस्टो का काउंट पेरिस आने की इस यात्रा से पहले कभी फ्रांस आया है? ओह, इस विषय में मैं निश्चित कुछ कह सकता हूँ। नहीं, वह कभी यहाँ नहीं आया, क्योंकि 6 महीने पूर्व उसने मुझसे आवश्यक सूचनाएं मांगी थीं। और चूंकि मुझे स्वयं यह जांचना था कि मैं कब पेरिस लौटूंगा, मैंने उसे कावालकांति के पास भेज दिया। आंद्रेया? नहीं, बारतोलोमेओ, पिता। अच्छा, अब केवल एक बात और पूछनी है, और मैं आपको मानवता और धर्म के नाम पर आदेश देता हूं कि बिना किसी छिपाव के उत्तर दें।
प्रश्न कीजिए, क्या आपको झांत है मोंटे क्रिस्टो के काउंट ने औतुये में घर किस उद्देश्य से खरीदा? हाँ, उसने स्वयं मुझे बताया। तो क्यों? उसे एक पागलखाना स्थापित करना है। पालेर्मो में बैरन दे पिसानी द्वारा स्थापित संस्था के आदर्श पर। क्या आप उस संस्था को जानते हैं? केवल प्रसिद्धि से। वह अद्भुत संस्था है। यह कहते हुए अबे उठ खड़ा हुआ, मानो संकेत दे रहा हो कि वह अपने बाधित कार्य पर लौटना चाहेगा। दूसरा भी उठ खड़ा हुआ। या तो उसने संकेत समझ लिया या उसके प्रश्न समाप्त हो चुके थे। अबे उसे द्वार तक छोड़ने आया। आप दान अत्यंत उदारता से देते हैं, आगंतुक बोला। और यद्यपि लोग कहते हैं आप धनी हैं, मैं निर्धनों के लिए कुछ अर्पित करना चाहता हूं। क्या आप स्वीकार करेंगे? धन्यवाद, पर मुझे संसार में केवल एक बात पर गर्व है कि जो भी भलाई मैं करता हूं वह केवल मुझसे ही आती है। हाँ, मेरा निश्चय अटल है, पर खोजिए और पाएंगे। हाय, प्रत्येक धनी मनुष्य के जीवन पथ पर इतनी दरिद्रता होती है कि वह उससे मुंह मोड़ता हुआ निकल जाए। अबे ने पुनः झुककर अभिवादन किया, द्वार खोला और अजनबी ने प्रत्युत्तर में झुककर विदा ली। उसकी गाड़ी सीधे विल्फोर के घर पहुंची और 1 घंटे बाद वहां से निकलकर फोंटेन सेंट जॉर्ज सड़क की ओर चली, जहां संख्या 5 लॉर्ड विलमोर का निवास था। अजनबी ने पूर्व ही पत्र लिखकर भेंट का समय 10 बजे निश्चित किया था। जब पुलिस प्रमुख का दूत 10 बजने में 10 मिनट शेष रहते पहुंचा, तो उसे बताया गया कि लॉर्ड विलमोर, जो समय पालन का मूर्त रूप है, अब भी नहीं लौटे, पर ठीक 10 बजे पहुंचेंगे। आगंतुक बैठक कक्ष में प्रतीक्षा करने लगा। कक्ष साधारण था, सुसज्जित किराए के निवासों जैसा। अंगूठेदार आधुनिक सेवर के 2 फूलदानों वाला एक मैंटल पीस, एक घड़ी जिसमें क्यूपिड धनुष ताने था, और द्विभागी दर्पण। दर्पण के दोनों ओर उत्कीर्ण चित्र। एक में होमर अपने पथ प्रदर्शक को उठाए, दूसरे में बेलिसारियुस भिक्षा मांगता हुआ। दूसर पर धूसर वॉलपेपर, लाल गद्दी और काले छपे सोफे। यही लॉर्ड विलमोर का कक्ष था। 2 धुंधले कांच की छतरियों वाले दीप उसे आलोकित करते, जिनकी मंद रोशनी मानो जानबूझकर इस दूत की थकी आंखों को न चुभे। 10 मिनट पश्चात घड़ी ने 10 बजाए और 5वीं ध्वनि पर द्वार खुला। लॉर्ड विलमोर प्रकट हुआ। वह औसत से ऊंचे कद का पुरुष था, पतली लालिमा लिए कनपट्टी दाढ़ी, पीला वर्ण और धूसर होते सुनहरे बाल। उसका वस्त्र विन्यास विशुद्ध अंग्रेजी विलक्षणता का था, अर्थात स्वर्ण बटन युक्त नीला कोट, ऊंची पिके कॉलर सहित, जैसा 1811 में पहना जाता था, श्वेत कश्मीरी कमरकोट और नैंकीन की पतलून 3 इंच छोटी, पैरों के नीचे पट्टियों से बंधी ताकि घुटनों तक न चढ़े। प्रवेश करते ही उसके प्रथम शब्द थे, आप जानते हैं, मैं फ्रांसीसी नहीं बोलता। मुझे झांत है, आप हमारी भाषा बोलना पसंद नहीं करते, पुलिसकर्मी बोला। पर आप बोल सकते हैं, लॉर्ड विलमोर ने कहा। मैं बोलता नहीं, पर समझता हूं, और मैं अंग्रेजी पर्याप्त बोल लेता हूं, आगंतुक ने भाषा बदलते हुए कहा, ताकि हम वार्ता कर सकें। अतः आप निःसंकोच रहें। हाँ, ओह, लॉर्ड विलमोर ने विशुद्ध अंग्रेजी स्वर में कहा। दूसरे व्यक्ति ने परिचय पत्र प्रस्तुत किया, जिसे उसने विशिष्ट ब्रिटिश शिथिलता से पढ़ा। पढ़कर बोला, हाँ, मैं समझ गया। और तब आगंतुक ने अपने प्रश्न आरंभ किए। क्या उसके कोई मित्र हैं, जहां तक आपको झांत हो? हाँ, जो कोई उसे जानता है उसका मित्र है। और शत्रु? प्रश्न लगभग वही थे जो अबे बुझौनी से पूछे गए थे, पर चूंकि लॉर्ड विलमोर मोंटे क्रिस्टो के काउंट का शत्रु था और उसने अबे जैसी गोपनीयता न दिखाई, उसके उत्तर कहीं अधिक विस्तृत थे। उसने काउंट के यौवन का वर्णन किया। कहा, 10 वर्ष की आयु में वह उन भारतीय राजकुमारों में से एक की सेवा में गया जो अंग्रेजों से युद्ध करते थे।
वहीं उसकी और लॉर्ड विल्मोर की प्रथम भेंट हुई और उन्होंने परस्पर युद्ध भी किया। युद्ध के क्रम में जाको ने बंदी बना इंग्लैंड भेजा गया, जहां उसे जेल जहाज़ों में रखा गया, जहां से वह जल में कूदकर भाग निकला। यही उसकी यात्राओं, द्वंद्वों और प्रेम प्रसंगों का आरंभ था। जब यूनानियों ने विद्रोह किया, तो उसने तुर्कों के विरुद्ध उनके पक्ष में युद्ध किया और उनकी सेवा में रहते हुए थेसाली के पर्वतों में एक रजत खनिज खोज निकाला, जिसका रहस्य उसने किसी से साझा न किया। नवारिनों के युद्ध के पश्चात जब यूनानी शासन सुदृढ़ हुआ, तो उसने राजा ऑटो से उस खदान के दोहन का अनुज्ञापत्र मांगा, जो उसे प्रदान किया गया। इसी से उसकी वह अपार संपत्ति उत्पन्न हुई, जो लॉर्ड विलमोर के अनुसार 2 मिलियन की आय दे सकती थी, पर उतनी ही शीघ्र लुप्त भी हो सकती थी, यदि खदान स्वयं समाप्त हो जाए। पर क्या आप जानते हैं वह फ्रांस क्यों आया है? आगंतुक ने पूछा। रेलवे में अटकल लगाने, लॉर्ड विलमोर बोला, और एक कुशल रसायन तथा उतना ही विशिष्ट भौतिक विज्ञानी होने के नाते उसने एक नए प्रकार का टेलीग्राफ भी आविष्कृत किया है, जिसे विकसित कर रहा है। वह वर्ष में लगभग कितना व्यय करता है? अधिकतम 5 या 6 लाख फ्रैंक, लॉर्ड विलमोर बोला। वह कृपण है। स्पष्ट था, अंग्रेज घृणा से प्रेरित था और काउंट के विरुद्ध कुछ और न पाकर उसने उसे कंजूसी का दोष दिया। ओनतुइये में उसके घर के विषय में कुछ जानते हैं? हाँ, निश्चय ही। क्या? क्या आप उसके खरीदने के कारण की बात कर रहे हैं? हाँ, तो सुनिए, काउंट एक कल्पनाशील सट्टेबाज है, जो प्रयोगों और स्वप्नों में स्वयं को नष्ट कर देगा। उसका दावा है, ओनतुइये में उसके घर के समीप खनिज जल का स्रोत है, जो बानियर, लुशों और कोतेरे के स्रोतों से स्पर्धा कर सकता है। वह अपने घर को जर्मनों के शब्दों में बादहाउस बनाना चाहता है और उस प्रसिद्ध झरने को खोजने हेतु अपने उद्यान को 2-3 बार खुदवा चुका है। कुछ न मिला तो शीघ्र ही आप देखेंगे वह आसपास के घर भी खरीद लेगा। चूंकि हमारे बीच मैत्री नहीं, मैं आशा करता हूं उसकी रेलें, उसका विद्युत टेलीग्राफ और उसके खनिज जल उसे नष्ट कर दें। मैं उसके पतन का आनंद लूंगा, जो देर सबेर अवश्य होगा। आप उसे नापसंद क्यों करते हैं? क्योंकि एक बार इंग्लैंड में उसने मेरे एक मित्र की पत्नी को बहका लिया। तो प्रतिशोध क्यों नहीं लिया? ले चुका हूं, अंग्रेज बोला। 3 बार उससे द्वंद्व किया। पहली बार पिस्तौल से, दूसरी बार फॉइल से, तीसरी बार कृपाण से। परिणाम? पहली बार उसने मेरी भुजा तोड़ी, दूसरी बार फेफड़े में भेद दिया और तीसरी बार यह घाव दिया। अंग्रेज ने कॉलर हटाया और एक ताजा घाव का लाल चिन्ह दिखाया। अतः मैं उससे घृणा करता हूं, उसने कहा, और स्वाभाविक है, वह केवल मेरे ही हाथों मरेगा। पर प्रतीत तो नहीं होता आप उसे मारने हेतु कुछ कर रहे हैं। हाँ, ओह, अंग्रेज बोला। प्रतिदिन मैं निशानेबाजी का अभ्यास करता हूं और प्रत्येक दूसरे दिन ग्रीसिया यहां आता है। यही सब था जो आगंतुक जानना चाहता था, या जो अंग्रेज बता सकता था। वह उठा, लॉर्ड विलमोर से विदा लेकर चला गया, जिसने विशिष्ट अंग्रेजी कठोर विनम्रता से प्रत्युत्तर दिया। लॉर्ड विलमोर ने जैसे ही सड़क द्वार बंद होने की ध्वनि सुनी, अपने शयन कक्ष में गया और क्षण भर में अपने सुनहरे केश, लाल कनपटी दाढ़ी, कृत्रिम जबड़ा और घाव त्याग, काले केश, श्याम वर्ण और मोती जैसे दांतों सहित पुनः मोंटे क्रिस्टो का काउंट बन गया। और संयोग से वही व्यक्ति जो पुलिस प्रमुख का दूत बनकर आया था, वास्तव में स्वयं विल्फोर ही था, जो अपने ही घर लौट रहा था। इन दोनों भेंटों के पश्चात मुकुट अभियोजक का मन कुछ हल्का हुआ। उसने उनसे कोई आश्वस्त करने वाली बात नहीं सीखी,
पर कोई विशेष भयावह बात भी नहीं जानी। फलतः औतुये के उस भोजन के बाद प्रथम बार उसने अगली रात्रि शांत निद्रा ली।